और बिचौलियों को ढूंढने की कुप्रथा वो समाप्त हुई है, क्योंकि हर युवा का ये विश्वास बना है, ये विश्वास उमड़ा है। आज परिणाम हम सब के सामने हैं, हम सब देख रहे हैं। हमारे युवा आज सिफारिशों के पीछे नहीं। हम देखते थे कि युवा पढ़ता था, माँ बाप भी सहयोगी बनता था और सिफारिश के लेकर के उसके पीछे दौड़ते थे। माँ बाप भी दौड़ता था, किसी को पकड़ता था, किसी के पास जाता था, मंत्री को मिलना है, मुख्यमंत्री को मिलना है, बेटे को नौकरी लग जाए। परंतु हमें गर्व है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उस भाग दौड़ को समाप्त कर दिया। आज हमारा युवा जब सर्वोच्च होता है तो ऑटोमेटिक वो हरियाणा की नौकरी के अंदर आ जाता है। साथियों, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इस सिस्टम को ठीक किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुझे गर्व होता है, मैं कई बार उस बात को सुनाता हूँ। जब मैं विधायक बना था तो प्रथा थी, मेरे पास भी हल्के से लोग आए और कहने लगे कि बेटे को नौकरी लगवाना। मैंने पर्ची ले ली, पर्ची लेकर मैं मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी, बच्चे का इंटरव्यू आया है और ये लगाना है। तो पर्ची ले ली मेरे से मनोहर लाल जी ने, और पर्ची लेके मुझे कहने लगे का सिस्टम बदलना है या वैसे ही चलाना है। मैंने क्या बदलना है जी? कहा बदलना है तो इसने भूल जा फिर। कहा मैं किसी की सिफारिश लेकर के मनोहर लाल जी के पास नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं नहीं गया। आज पूरा हरियाणा उसका परिणाम है। आज हरियाणा का वो गरीब व्यक्ति बड़े फख्र के साथ ये बात बोलता है कि हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज सरकारी नौकरी लग रही है। ये बड़े गर्व की बात है। तो सिस्टम को बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है, आज उसके परिणाम आ रहे हैं। हमें गर्व है इस बात का। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने न केवल सिविल सेवा में बल्कि चिकित्सा, इंजीनियर, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्रों में भी महारत हासिल की है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह दर्शाता है कि राज्य में, हमारे हरियाणा राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। साथियों, हमें गर्व होता है। हमारे हरियाणा की क्या पहचान थी, आप लोग देख रहे हैं। जब 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ तो ये पहचान थी, लोग इसकी चर्चा करते थे, क्योंकि पंजाब जो सूबा था वो नंबर 1 का था और हमारा हरियाणा अलग निकला। तो पंजाब के लोग भी और भी कहा ये खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, कैसे गुजारा चलेगा इनका। परंतु हमारे हरियाणा के लोगों ने जो मेहनत किया है, साथियों, रतीली मिट्टी के अंदर भी अन्न पैदा करने का काम मेरे हरियाणा के लोगों ने किया, वो मेहनत की है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं। मैं किसी गांव से आता हूं, किसी शहर से आता हूं। मैं हरियाणा के एक हमारी जो बैकग्राउंड है वो कृषि की बैकग्राउंड है, और मुझे गर्व है कि हमारे हरियाणा ने जो पहचान बनाई है, मात्र अपने इस कार्यकाल के दौरान में हरियाणा के लोगों की मेहनत, और उस मेहनत का परिणाम है कि आज हरियाणा कृषि के अंदर नंबर 1 है। आज हरियाणा, अगर हमारे युवा कहीं भी ओलंपिक गेम होता है, पैरा ओलंपिक होता है, कहीं पर भी एशियन गेम होता है, जब भी मेडलों की वहां बौछार होती है, उन मेडलों के अंदर जितने भी भारत के नाम मेडल होते हैं, उन मेडलों में हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। ये पहचान हमारे युवा ने बनाई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। सिविल सर्विस पास करने वाले अभ्यर्थियों से वो बातचीत कर रहे थे। कहा कि ईमानदारी से ही आपका चरित्र पहचाना जाता है, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज आप कामयाबी के शिखर पर हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें,
संत लोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ये राहत मिली है। रामपाल को देशद्रोह के केस में जमानत मिल गई है। इस केस में रामपाल 11 साल 4 महीने 20 दिन से जेल में बंद है। हिसार सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल। संत रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला स्थित उनके सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे कोर्ट की अवमानना के एक मामले पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन पेश नहीं हुए। जब पेश नहीं हुए तो पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो समर्थकों से झड़प हो गई। इस झड़प में, इस टकराव में 5 महिलाओं और 1.5 साल के बच्चे की मौत हुई थी। इसी मामले में संत रामपाल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। उसी मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहे संत रामपाल हिसार सेंट्रल जेल में बंद, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लंबे इंतजार के बाद 11 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, अब उनको जमानत मिल गई है। हिसार से हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी उनसे लेंगे। प्रवीण, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, हमें याद है आज भी वो 2014 का वो दिन जिस दिन पुलिस के साथ संत रामपाल के समर्थकों की आश्रम के बाहर और अंदर दोनों जगह भिड़ंत हुई थी। पूरा मामला एक बार जरा समझाएं जिसमें इतनी बड़ी राहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी है। प्रवीण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। प्रवीण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे सहयोगी प्रवीण हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, आपको पूरा मामला बताएंगे। 2014 का ये मामला है। इसमें एक अवमानना का, कोर्ट की अवमानना का मामला था जिसमें संत रामपाल को कहा गया कि वो सरेंडर करें। पुलिस जब आदेश नहीं माना तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पर संत रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। इस झड़प में 5 महिलाओं की मौत हुई थी, एक 1.5 साल के बच्चे की भी जान गई थी। इसी केस में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, जमानत मिली है। हिसार से हमारे सहयोगी प्रवीण एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, काफी बड़ी राहत है संत रामपाल के लिए। 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। 2014 का वो दिन कौन भूल सकता है जब वहां पर खूनी झड़प देखने को मिली थी समर्थकों और पुलिस के बीच में। पूरा मामला जरा समझाए, किस मामले में ये राहत दी गई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि संत रामपाल महाराज के जो एक मामला हुआ था बरवाला में, आश्रम को खाली कराने को लेकर कोई बात हुई थी जिसमें वकीलों का और इनका कोई विवाद हुआ था। इसी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, तो इसको लेकर काफी सैकड़ों पुलिस कर्मचारी आए थे और कई तरह के यहाँ विवाद होने के कारण यहाँ मामला भी दर्ज किया गया था। गैस सिलेंडर काफी मात्रा में बरामद किए थे। इस मामले को लेकर प्रशासन और संत रामपाल महाराज के समर्थकों के बीच काफी विवाद भी हुआ था, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ बरवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला भी दर्ज किए गए। तो ऐसे में ये जो संत रामपाल महाराज के जो समर्थकों के भी इनको पकड़ा था, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तो ऐसे में लगातार इन्होंने कोर्ट के लिए बेल भी लगाई हुई थी। और इससे पहले भी बताना चाहूंगा, संत रामपाल महाराज द्वारा भी पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी उनके द्वारा कई काम भी कराए गए थे किसानों के लिए, जो काफी राहत कार्य भी कराए। तो जो संत रामपाल महाराज के समर्थक यही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी, तो अब उनको राहत मिली है। तो संत रामपाल महाराज के जो समर्थकों में काफी उत्साह और खुश है। जी, शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए। लाखों की तादाद में अनुयायी हैं संत रामपाल महाराज के। और जैसा कि 19 नवंबर 2014 का मामला हम आपको बता रहे हैं कि एक अवमानना का मामला था। इसी में कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था। जब बात नहीं मानी गई, आदेश नहीं माना गया, तो पुलिस अरेस्ट करने पहुंची। तभी जो समर्थक थे, पुलिस उनके बीच में झड़प हुई। देशद्रोह का मुकदमा इसलिए भी दर्ज किया गया जिसमें सजा याफ्ता हैं और 11 साल से ज्यादा का वक्त जेल में काट चुके हैं कि वहां ऐसे आरोप लगे थे जो बाद में सिद्ध भी हुए कि वो
एक पूरा इंतजाम करके बैठे थे, समर्थकों को अंदर बंधक बना लिया था, गैस सिलेंडर वहां पर मिले थे, एक धमकी दी जा रही थी कि अगर पुलिस अंदर आती है, एक्शन लेती है तो फिर सिलेंडरों में आग लगा दी जाएगी। तमाम तरीके से बहुत सारी चीजें उस दिन घटी थी और उसी के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सजा दी गई उम्र कैद की। और अन्नदाता पर कुदरत की मार देखने को मिल रही है। अचानक मौसम ने करवट ली तो उसके बाद जो फसल पककर तैयार थी उसको तो नुकसान हुआ ही, लेकिन जो पीला सोना किसान का कड़ी मेहनत के बाद अनाज मंडी तक पहुंचा था वो भी भीगता हुआ नजर आया। झज्जर मंडी में पानी में गेहूं तैरता दिखाई दिया। बारिश के बाद अनाज मंडी तालाब में तब्दील हो गई। किसानों की फसल पानी पानी हो गई। मंडी में पानी के अंदर अनाज तैरता नजर आया। खुले आसमान के नीचे गेहूं को ढकने के जो प्रयास किए वो सारे नाकाम रहे और यहां पर जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे उनकी भी हवा निकल गई। बरसाती पानी से सैकड़ों क्विंटल गेहूं खराब हो गया। मंडी के पूर्व प्रधान चांद बोडिया ने बयान दिया है, कहा है कि हर साल आफत आती है फिर भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दावे किए जाते हैं, दावे भरपूर किए जाते हैं, लेकिन एक ही बारिश में ये दावे भी पानी के साथ बह निकलते हैं। गुहार के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो अन्नदाता पर अब कुदरत की मार देखने को मिल रही है। गेहूं की जो आवक शुरू हुई थी उसके बाद मंडियों के हाल आपको दिखा रहे हैं। झज्जर की अनाज मंडी है। तमाम दावों के बावजूद ऐसी तस्वीरें आना वाकई में सवाल खड़े करती है। हमारे सहयोगी प्रजन्य इस वक्त कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। प्रजन्य, हम झज्जर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले कल से लगातार काफी जगहों पर हरियाणा में बारिश हो रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि हर बार की तरह एक ही बारिश में सरकार के, प्रशासन के इंतजामों के जो दावे हैं वो भी बह गए हैं। कुरुक्षेत्र में कैसे हालात हैं? क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? अनाज को ढकने के शेड लगाए गए हैं मंडियों में? और कितना नुकसान खड़ी फसलों को हुआ है इस बारिश की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए जहां 1 अप्रैल से जो है गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन एक बिगड़ते मौसम ने किसानों की जो है कहीं ना कहीं चिंता जो है बढ़ा दी गई है। और फिलहाल भी मौसम की बात करें तो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान जो मजदूर जो है वो गेहूं को ढक रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक भारी चिंता में है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मौसम कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है तो किसानों को जो है अपनी फसल, अपने गेहूं यानी कि जो पीला सोना उनका वो खराब होने की जो है चिंता लगातार सताई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? हमें जब खेत में आई गेहूं खेते पे रखते हैं। अच्छा, कब आए थे गेहूं लेके? ये कल आया ही मैं तो बोलने में कोई फायदा नहीं। तो कैसी कैसी व्यवस्था लग रही? व्यवस्था क्या लग रही है ना, एक बार धंधा मिलेगी। अरे रोड पे जो फैक्ट्री पे खरीद दे रखी है, यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं बने। यहाँ बरसात में धूप नहीं निकली, पहली मारे पड़े, जीने के मारे पड़े यार, ढंग से खरीद नहीं बेटा। तो अभी जैसे मौसम बिगड़ा हुआ, अभी हल्की बूंदाबांदी, अभी बरसात हो रही है यहाँ तो, और रात में सारा रात बरसात तब पटे तक थक जाएगी। तो चिरारे 11-12 इंच बता, और क्या करेंगे? खरीद नहीं हो रही, क्या हो रहा है? खरीद कहाँ से कुछ भी आया है? बारदाना तो थोड़ा बहुत तो देखते नहीं, खरीद कराएंगे नहीं कराएंगे। बारदाना नहीं निकला आपका? बारदाना काम खत्म हो गया। गड्डी पार के देखिए, तो जो प्रशासन द्वारा, जो सरकार द्वारा जो नए नियम लागू करेगा, गेट पास या ये तो ठीक है, चलो गेट पास भी कट गया जी, हमारा सारा कुछ कट गया। बाकी जो खरीद किया जब पहले के मतलब रोड से खरीदे थी कोई तो पहले खेतों में मौसम की मार, उसके बाद फिर एक बार जो इंतजाम नाकाफी है उनकी वजह से किसान परेशान है। जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जितेंद्र, वहां की मंडियों का क्या हाल है और जो कल लगातार बारिश हो रही थी उससे खड़ी फसलों को कितना नुकसान है? बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से लगातार 3 दिन का अलर्ट दिया गया मौसम विभाग के, बरसात हो सकती है, कहीं ना कहीं आज जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सुबह से धूप निकली हुई है, तो लगातार कहीं ना कहीं जैसे बताया कि दोपहर के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है और बरसात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में हम मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेहूं जो है उस शेड के नीचे यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं उनको जो तिरपाल से ढका हुआ है, तो कहीं ना कहीं
जिस तरीके से कल हमने जो खबर चलाई थी, जो मौसम विभाग के जो लगातार जो गेहूं है वो भीगा था, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है मंडी अधिकारी तो लगातार जो सतर्क दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो है जो 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 गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरह से तिरपाल से ढक रखी है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन बात यह भी है कि चले ये लिविंग इंडिया न्यूज ने कल ग्राउंड जीरो से दिखाया था, आप वहां खुद मौजूद थे, दिखाया था कि यह हालात हैं, पानी के अंदर गेहूं भीग रहा है, किसान परेशान है, बार दाना नहीं मिल रहा। आज अधिकारी कम से कम जागे हैं, कुछ एक्शन दिखा है, लेकिन फिर भी अगले 1-2 दिन के लिए मौसम फिर बताया गया है कि खराब ही रहेगा, बारिश आ सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में इंतजाम कैसे होंगे आगे? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जो खड़ी फसल है, पकी हुई फसल, उसको कितना नुकसान, क्या कितना अनुमान लगाया जा सकता है, कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा खड़ी गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बिल्कुल सुदेश, जब हमने इसी को लेकर किसान से भी बातचीत की तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो लगातार बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो फसल है वो 40 से 50% नष्ट हो चुकी है और काफी उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो उसी को लेकर काफी किसान परेशान भी है। किसान भी है हमारे साथ, एक मिनट बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उस्ताद। फसल लेके आए अपनी? जिस तरह से बरसात हुई है तो ओलावृष्टि भी हुई, तो कितना नुकसान किसानों को झेलना पड़ा इसमें? नुकसान तो सारा ही सारा है, हम ऑक्चर में कट जाता हो सारा, अगर कोई ले भी आता हो तो। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से ना मशीन चल रही है ना कुछ चल रही है, मौसम ऐसे ही हो जाता हो। फिर आ भी जाते हैं, यहाँ तोलते नहीं है गेट पे, कोई अंगूठा मांगे, कोई कुछ मांगे है। अच्छा, हाँ, अंगूठा ना आते हैं सुकाले से, फिर जो बायोमेट्रिक चल रही है। हाँ, नंबर मांगते ट्रैक्टर को, पुराने ट्रैक्टर नंबर भी ना बहुत से के, तो ये दिक्कत भी हो रही है। ये जो बरसात हुई, कितना नुकसान मिले किसानों जुली को झेलना बातें पड़ा है जो हैं बरसात से? जितेंद्र, क्या वो तो कहीं जमीन से पर लगे थोड़ी सी पड़े हैं, राहत नुकसान है तो किसानों बहुत है, को, जहां नुकसान है, इंतजाम ये पुख्ता किसानों है, को तो नुकसान कहीं है, पर सब इंतजाम नहीं होने की वजह से किसान परेशान भी हैं। ऊपर से मौसम की मार भी है, बेमौसम बारिश की वजह से परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। प्रचंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र से ग्राउंड जीरो से हमें रियलिटी दिखाने के लिए कि आखिर नए नियमों के बाद और दावों के बाद क्या हालात है प्रदेश में, किसान के, किसानी के, अन्नदाता के, क्या उसका पीला सोना 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सही तरीके से खरीदा जा रहा है, उसे कीमत मिल पा रही है, या फिर बेकदरी हो रही है अनाज की। कुछ जगहों पर तस्वीरें ऐसी जहां बेकदरी हो रही, तो कुछ जगहों पर संतुष्टि होती कि कम से कम कुछ अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, आदेशों का पालन कर रहे हैं, किसानों की कद्र कर रहे हैं, उसके अनाज की मेहनत की भी कद्र हो रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांपला मंडी का दौरा किया। किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की। भूपेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि प्रदेश से मंडियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही हैं। बीजेपी सरकार ने खरीद की बजाय नई नई शर्तें थोप दी हैं। पोर्टल रजिस्ट्रेशन, गेट पास, गारंटर, बायोमेट्रिक शामिल है इसमें। जो नए नियम बनाए जिससे किसान परेशान है। किसान फसल बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करने को मजबूर है। जैसा कि हमने भी हमारे सहयोगी के जरिए आपको दिखाया कि बारदाने की दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि बारदाने की कोई कमी नहीं है, बारदाना वक्त पर मिल रहा है, उठान वक्त पर हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारदाने की वजह से ना उठान हो पा रहा है, गेहूं भी खराब हो रहा है। किसान को दिक्कत ही दिक्कत है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर फिर गेट पास जाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, ना बारदाना है ना टाइम पर पेमेंट आती है। तो ये बात जो है ना, हर कदम सरकार का फैसला वो है जो किसान को मजबूर कर दिया जाए सस्ते में बेचने में। बाहर मंडी से बाहर बेच जाओ, मंडी में आएगा तो उसको पता नहीं, काम ही नहीं बनेगा उसका। तो इस बात का हम करें। अब सीधे आप पहुंचते हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आ सकते हैं, मतलब उन्हों का मतलब हाउ डू दे वांट टू प्लान। सेम एरिया च कई बारी 5000 आ जाते, कई बारी सेम एरिया च 10,000 आ जाते हैं। मीट एंड ग्रीट एरिया बड़ा वड्डा बनाया इन्होंने, 2000 जिथे पहला लोकी आके इकट्ठे होंगे आ, फिर जाके अंदर जाते हैं। जे एग्जीबिशन उत्थे लगेगी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बूथ, 200 तो लैके 500 बूथ तक उस एग्जीबिशन च
ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਵੀ 10,000 ਲੋਕ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਨਸਰਟ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ, ਇੰਡੋਰ ਕਮ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਨਸਰਟ। ਵੈਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸैयद ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ थे 15,000 ਲੋਕ भी हो सकते हैं ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ 1000-1500 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ 15,000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕॉम ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਔਰ UAE 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਨਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ECA ਹੂਡਾ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ है तो इसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर मोहाली में बनेगा। सेक्टर 83 मोहाली में 14 एकड़ में इसे बनाया जाएगा। 15 साल के लिए कंपनी को दिया गया है। अगले साल तक ये सेंटर बनकर तैयार भी हो जाएगा। 1000 कार पार्किंग की सुविधा इसमें होगी। 5000 से भी ज्यादा डेलीगेट एक साथ इसमें बैठ पाएंगे और कंपनी को टेंडर बकायदा दे दिया गया है। 14 एकड़ में बताया कि सेक्टर 83 मोहाली में ये एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। 15 साल के लिए कंपनी को दिया गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों का और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नूह पहुंचे। यहां राव नरेंद्र सिंह ने अनाज मंडियों का दौरा किया। तावनू और नूह मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसानों आड़तियों की जो परेशानी है उसे देखकर सरकार पर निशाना साधा। कहा लगातार बारिश की वजह से मंडियों में फसल खुले में पड़ी हुई है, खरीद प्रक्रिया धीमी है, नमी का बहाना बनाकर देरी की जा रही है। किसानों को बार बार मंडियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गेट पास बनवाने में भी परेशानियां आ रही हैं। विपक्ष नए नियमों को मुद्दा बना रहा है, इन्हें किसानों और आड़तियों के खिलाफ बता रहा है और इसी कड़ी में लगातार सभी विपक्षी पार्टियों के नेता मंडियों का भी दौरा कर रहे हैं, वहां व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, किसानों से आड़तियों से बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा सरकार अपने आप पे गर्व करती थी कि हम MSP पे हर माल खरीदने के तैयार है, खरीदते हरियाणा के अंदर। हमने देखा, आज हमने तावड़ू मंडी का दौरा किया, अभी नूह मंडी में हम बैठे हैं, तो आपके सामने किस तरह किसान परेशान है। उसका सामान, उसकी फसल खुले रूप से मंडी में पड़ी है, ऊपर वर्षा हो रही है। सरकारी अधिकारी जो खरीदने के लिए आए हुए हैं वो नमी का बहाना लगाते हैं। गेट पास करने में दिक्कत है, पोर्टल बंद है और उसकी वजह से किसान परेशान है। कई सरकार के आदेश आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, किसान खुद आना चाहिए। अब कैसे संभव है किसी किसान के पास अगर झोटा गाड़ी है, कहीं ऊंट गाड़ी है हरियाणा में, कहीं दूसरे साधन से कोई लेकर के आता है तो कहाँ से वो एंट्री कराएगा, कहाँ SMS करेगा, OTP का इंतजार करेगा। कोई किसान अगर महिला है तो कैसे आएगी, कोई किसान अगर बीमार है, बुजुर्ग है, हॉस्पिटल में है तो कैसे पहुंचेगा। ये सब बातें बड़ी चिंतनीय है।
यमुनानगर में पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर फायरिंग मामला, जिसमें बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सबूत बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच हजूरी पुल के पास आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। पुल से कूदकर भागने की कोशिश में आरोपी घायल हुआ है। भागने की कोशिश में आरोपी के पैरों में चोट लगी है। अमन उर्फ काकू के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। कुरुक्षेत्र के सिनारी खालसा का आरोपी रहने वाला है। 30 मार्च की रात फैक्ट्री गेट पर फायरिंग की गई थी। कई राउंड फायरिंग की गई थी और इसके काफी खोल बरामद हुए थे। गोलियों के निशान थे वहां पर। आपको उस दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये पूरी की पूरी वारदात हुई थी और अब जाकर आरोपी को पकड़ा गया है। यमुनानगर से हरीश कोहली हमारे सहयोगी जुड़े हैं फोन लाइन से। हरीश, काफी गंभीर ये मामला इसलिए बन गया था कि धुआंधार फायरिंग हुई थी और पूर्व विधायक की क्योंकि फैक्ट्री थी तो मामला सियासी रंग भी ना ले ले, ऐसे में पुलिस पर दबाव था। आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या इसकी हिस्ट्री निकली है? क्या अपराधी पहले से था या पहली वारदात थी? कैसे गिरफ्तार किया? कोई लिंक जुड़ा हो कहीं से? जी देखिए, अभी तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही पुलिस जो है आरोपी को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी तो उसने वहां से जो है नहर को देखते हुए छलांग लगानी चाहिए और जिससे वो नहर के वहां पर आवर्धन नहर के बीच में गिर गया और वो घायल हो गया और उसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल पुलिस उसे सिविल अस्पताल यमुनानगर में लेकर आई है, जहाँ से उसे प्रथम दृष्टि के पश्चात जो इलाज के पश्चात जो है उससे पूछताछ की जाएगी और इनके बाकी साथियों की भी इससे पूछताछ की जाएगी ताकि कौन कौन इस वारदात में शामिल था और कौन कौन से हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो भी वेपन किए जाएंगे उनका। लेकिन वजह मालूम हुई? डराने धमकाने के लिए, फिरौती के लिए, किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था? जी अभी तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रथम दृष्टया से वो उसको रिकवरी के लिए लेकर जा ही रहे थे तो जो है वो घायल होगा, उसको सिविल अस्पताल कर जाया गया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया आरोपी को। बाकी साथियों की तलाश के लिए पहले पूछताछ की जाएगी, फिर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। क्या पूरा मामला था? क्या किसी गिरोह से जुड़े हुए तार हो सकते हैं? क्यों फायरिंग की? तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब पूछताछ के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल के लिए मारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मारा हरियाणा।